अनकही असद अली तूर के साथ। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने पॉडकास्ट के सिलसिले अनकही विद असद अली तूर में आज जो हमारे पास मेहमान हैं बहुत ख़ास है। आज हमारे साथ सहाफ़त के वंडर बॉय हैं सुहेल वड़ाइच साहब, जो हमेशा वो ख़बरें लेके आते हैं जो बाद में सच साबित होती हैं। और मेरे नज़र में सबसे पहले सुहेल वड़ाइच साहब जो बिगल बजाते हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी, और फिर वो हम देखते हैं कि कुछ माह बाद वो कंपनी वाकई ही भेज दी जाती है। सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइए, वंडर बॉय की तलाश जारी है? हाँ, लेकिन अभी उसका मरहला नहीं आया। लेकिन तलाश जारी है। डेफिनेटली देखें, ये जो मैंने एक मंजरनामा है, ख्याली है, फर्जी है। आप बयान उसको ऐसे ही करते हैं जैसे फर्जी होता है। जी जी, ये फर्जी ये है कि भाई इस्तारों के साथ कि आप देखें, ये गवर्नमेंट जो है, जाहिर है 100% आइडियल तो नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आइडियल नहीं होती। आइडियल तो वो होगी जब सब पार्टियां मिल के जो मौजूदा पॉलिसियां हैं उनको जारी रखने पे इत्तेफाक करें। फ़र्ज़ करें हम उसे कौमी हुकूमत कह लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। ठीक है। और जाहिर है जब कभी इलेक्शन का बगल बजेगा तो वो इलेक्शन जाहिर है इस गवर्नमेंट के होते हुए तो नहीं होगा, कौमी हुकूमत होगी वो, या इंटरिम गवर्नमेंट होगी, उसका नाम कौमी हुकूमत रख लें। ठीक है। और कौमी हुकूमत का अरसा 3 महीने से थोड़ा सा बढ़ा लें ठीक है। और उसको रिफॉर्म एजेंडा भी दे दें। ठीक है। तो उसके लिए फिर जाहिर है कोई वंडर बॉय भी तो होना चाहिए ना, जो उसको चलाएगा, जहाँ पे जिस पर सबका इत्तेफाक हो। जिस पर सबका इत्तेफाक हो। तो ये एक परसीव्ड, जिस तरह आप फ्यूचर के बारे में एक परसीव करते हैं, ये उस तरह की परसेप्शन है। मुझे नहीं पता कि अंदर में क्या हो रहा है, या होगा या नहीं होगा, लेकिन जाहिर है अपनी अकल तो दौड़ा सकते हैं ना, बिल्कुल। अपनी ख्याल तो दौड़ा सकते हैं ना। तो ये उस तरह का एक ख्याल है, और इसमें हो सकता है हकीकत हो सकता है बिल्कुल बेबुनियाद हो। लेकिन कई दफ़ा असल बात है कि उसको ऐसी जगह टटोलनी चाहिए जहाँ से हकीकत के करीब तरीन आपको कुछ अंदाज़ा हो सके। बिल्कुल। वो सुहेल साहब, फिर अगर आप कह रहे हैं कि वो कोई एक कौमी हुकूमत या इस तरह का अगर कोई सोचे, कोई ठीक है, अरसे से इस मुल्क में ये ख्वाहिश पाई भी जाती है कौमी हाँ हुकूमत की और एक टेक्नोक्रेट्स की। जी इस मुल्क में ये ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं जी। होती। तो वो जो वंडर बॉय अगर होगा तो वो इसी जो सेटअप है, यानी कि कह लें इसी काबीना में से होगा, या कहीं और से नहीं दरामद होगा शौकत अजीज साहब की तरह, नहीं वो कोई देखें, मुझे इकोनॉमिस्ट आएगा, क्या होगा? देखें मुझे तो पता है, लेकिन अभी ना उसका वक्त है, ना ये बताना ज़रूरी है। अभी नहीं टाइम आया। अच्छा। पहली तो बात है, बाकी कंडीशंस पूरी हों तो फिर उसका नाम भी बता देंगे। फिर उसका नाम भी बता देंगे, मतलब है देखिए ऐसी। अभी तो बाकी कंडीशंस, पहले तो कोई पीटीआई से रिकंसिलिएशन हो, फिर या नई रिकंसिलिएशन होती तो पीटीआई का एक बड़ा ग्रुप टूटे, ठीक। वो गवर्नमेंट में शामिल हो, या इंटेंशन जाहिर करे, ठीक। नेशनल गवर्नमेंट की और इलेक्शन की सूरत हाल पैदा हो, तो डेफिनेटली उस टाइम पे वो नाम भी आ जाएगा। तो वो पीटीए का ग्रुप अगर टूटे, इलेक्शन की बात हो, तो वो फिर क्या इस हुकूमत के मुद्दत करने से पूरा पूरा करने से पहले हो सकता है? मेरा ये ख्याल है कि आइंदा इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ये कंडीशंस पूरी नहीं होती। और अगर ये कंडीशंस 2027-28 तक भी पूरी नहीं होती तो फिर भी नहीं होगा इलेक्शन? नहीं, फिर अगर तो उसी तरह के इलेक्शंस होने हैं 2018 2024 का, वो तो आज भी हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा इलेक्शन जिसकी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर डिस्प्यूट ना हो, वो करवाना है, तो उसके लिए फिर ये कंडीशंस डेवलप करनी पड़ेंगी। डेवलप करनी पड़ेंगी। अच्छा सुहेल साहब, वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं जब आपका वो पहली दफ़ा वंडर बॉय वाला आर्टिकल पढ़ा, बहुत दिलचस्प था, और मेरे जैसे तो तालिब इल्म के लिए उसमें बड़ी मालूमात भी थी, क्योंकि आपने जो एक मंजरनामा पेश किया, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, इस वक्त पाकिस्तान को आलमी तन्हाई से जो निकाला गया है वो मई की जंग ने निकाला है। वो जंग का सेहरा जिनके सर जाता है,
जो इस वक्त बैरूनी दुनिया से, इवन के सऊदी अरब से, मिडल ईस्ट में जो रोल अदा कर रहे हैं, और फिर बार बार माय फेवरेट भी वही होते हैं। मुल्क के अंदर भी अगर हमारे देखें, जो नई पॉलिसियां हैं उनके खालिक भी वही नज़र आते हैं कि मिनरल्स की पॉलिसी होनी चाहिए, उससे पाकिस्तान को ज़र मुबादला आ सकता है, SIFC है, सब कुछ। शबाशी सब कहते भी हैं कि ये उनका विजन है। तो उनके होते हुए भी वंडर बॉय की ज़रूरत है, या वो ही वंडर बॉय? देखिए, पहले तो सवाल ये है ना कि क्या एक मिलिट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या एक सिविलियन गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैं तो एक छोटा सा ज़हनी तौर पर डेमोक्रेट हूँ, तो मेरी सोच तो यही है कि एक सिविल गवर्नमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अमली तौर पर इस वक्त हाइब्रिड गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर तो आप ऐसे ताने बाने सोचें कि जिसमें मिलिट्री जो है वो लीड करे और वो हेड करे, तो फिर तो जाहिर है तलाश किसी की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो मौजूद है, ठीक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उस तरफ ना ही जाया जाए तो बेहतर है। बेहतर ये है कि ये जो दुनिया भर में फ़ौज एक कीमती असासा होता है किसी रियासत का, बहुत कीमती। जिस तरह हमारा एटम बम है, उसी तरह हमारी फ़ौज भी कीमती असासा है। ट्रू। और अपनी महबूबा को हमेशा छुपा के रखते हैं, अपनी महबूबा के ऊपर पर्दे डाल के रखते हैं। तो जो हमारी ताकत है, जो हमारा हीरा है, जो हमारा असासा है, उसको पर्दे के पीछे रहना चाहिए, उसको जाहिर नहीं होना चाहिए। जाहिर सिविलियन फेस ही होने चाहिए। तो इसलिए मैं सिविलियन सेटअप का हामी हूँ, ताकि फ़ौज का पर्दा और उसकी ताकत और जो हमारा हीरा है वो छुपा रहे। वो छुपा रहे। लेकिन अगर आप सिविलियन ही चाह रहे हैं, तो हम थोड़ा सिविलियन साइड पर आ जाते हैं। सोहेल साहब, मुझे ये बताइए, नून लीग में आज क्या फ़र्क है जो जमात इस्लामी ने 80 की दिहाई में किरदार अदा किया, और फिर उसके बाद आज जमात इस्लामी भी जहाँ पर खड़ी है, नून लीग का किरदार उससे मुख्तलिफ है? देखिए, नून लीग का नंबर वन तो जमात इस्लामी का कोई पास्ट गवर्नमेंटल एक्सपीरियंस नहीं था। नवाज शरीफ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, साउथ एशिया के शायद सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है। ट्रू। अब आ जाते हैं उनके कॉम्प्रोमाइज़ की बात पे, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने डील कर ली एस्टेब्लिशमेंट के साथ, सिविलियन बालादस्ती का सौदा कर लिया, शायद आप यही कहना चाहते हैं। और उनका किरदार भी बढ़ाया उन्होंने लेजिस्लेशंस कर करके। ठीक है, शुरू तो खैर डीयर खान साहब ने किया था, जी लेकिन बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब ये सिस्टम इन्होंने 2018 से शुरू शुरू हुआ। हुआ, ठीक दिस इज फेयर। ठीक है। तो बुनियादी बात यह है कि इस वक्त 3 बड़े फरीक हैं सिविलियन साइड पे। एक साइड पे तो आर्मी है, दूसरी साइड पे 3 सिविलियन फरीक है। नून है, पीपल्स पार्टी है, और पीटीआई। पीटीआई तो जाहिर है इस वक्त ना उसको एस्टेब्लिशमेंट स्पेस देने को तैयार है। अब 2 लोगों के पास स्पेस है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और नून लीग मेजर पार्टनर है। अब एक तो ये है कि डेफिनेटली वो कोई नैरेटिव नहीं बना सके, टोटली एग्रीड। ग्रास रूट तक नहीं जा सके, टोटली एग्रीड। मैंने कई दफ़ा ये लिखा है, ठीक है। और लेकिन बहरहाल बुरे भले जो भी हैं, ये दोनों सिविलियन फेस तो हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और इस हद तक तो उनकी नुमाइंदगी ज़रूरी भी है। अगर ये आप फेसेस हटा दें तो फिर क्या होगा? फिर तो देयर विल बी ए डायरेक्ट नेकेड मिलिट्री गवर्नमेंट, जो हमें तो बड़ी अजीज़ हो शायद एज पाकिस्तानी, एज वार विनर, रिवॉर्डिंग, बट it will be dangerous in the internationality committee of the words. ठीक है, तो वो नहीं हम चाहते कि पाकिस्तान अंडर थ्रेट आ जाए, ठीक है।
तो इसलिए एक, और ये जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक इंटरम ब्रिटिश सेटअप को कबूल करते थे, या जिस तरह आप 1985 की असम्बली को हम कबूल करके उससे आगे बढ़े 1988 के जमात को बढ़े, तो आप उस तरह का तसव्वुर कर लें कि ये एक फेज़ है जिससे हमने वापस जाना है थ्रू, और कॉन्स्टिट्यूशन पे वापस जाना है, डेमोक्रेसी पे वापस जाना है। तो बाज़ औक़ात ऐसे मराहल कौमों की ज़िंदगी में आ जाते हैं कि जिसमें आपको ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। जब आपने, आइडियल तो आपका कुछ और है, आइडियल तो हमारा है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बट फ़र्ज़ करो इस वक्त उससे वो इनहराफ भी कर रहे हैं या उस तरह से अमल नहीं कर रहे, लेकिन जिस दिन तक ये कम से कम उसको मानते रहते हैं उस वक्त तक तो इनके साथ चलना पड़ेगा, अनलेस कि दे बिकम टोटली रेबिलियस। ठीक है, और वो कहते हैं जी ना हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं ना डेमोक्रेसी को मानते हैं, तो फिर उस दिन लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन सुहेल साहब, सिर्फ एक तरफ है सिर्फ मानना, और एक तरफ है लेकिन करना उसके बिल्कुल बरअक्स। तो ऐसे में आपको लगता है, ख़ास तौर पे जिस अंदाज में पाकिस्तान में जो एक यूथ का एक बहुत बड़ा चंक है, मोर देन 60% हमारी आबादी वो 30s के उसमें फॉल करती है, और उनका रुझान भी हमें नज़र आ रहा है, वो बहुत इस सिस्टम से नाराज़ हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो इमरान खान साहब की मकबूलियत नहीं है, नहीं, वो मैं तो बड़ी दफ़ा ये कह वो चुका, यूथ की इस निज़ाम से नहीं, बेजारगी है। मैं तो बड़ी देर से, जब से ये इमरान खान का फिनोमिना 2018 से पहले भी शुरू हुआ है, मैंने कहा जो बड़ी जमातें हैं ना, इनके पास बर्थ ही खाली नहीं है, इनके पास जगह ही नहीं है, या इन्होंने अकोमोडेट ही नहीं किया, तो किधर जाते वो। नंबर 2, इमरान खान खुद एक फिनोमिना नहीं है, ये हर मिडिल क्लास के शऊर की अलामत है। यस, वो उनका नुमाइंदा बन गया। हाँ, इसलिए कि वो मेरी आदर्शों की बात करता था ना, वो कहता था जी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, ये जनाब मेरिट होना चाहिए, फलाना, ये सबकी ख्वाहिश थी, तो उसका वो नुमाइंदा बन गया। फिर वो उससे लोग अकीदत का भी इजहार करते हैं, फिर उसकी गलतियां भी माफ़ करते हैं, फिर ये सब कुछ होता है। लेकिन जहां उन्होंने गद्दारी की इस अहद से, वो गद्दारी थी कि वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी डेमोक्रेटिक सेटअप और वही जो डेमोक्रेटिक जिम्मेदारियां थी उनसे नाराफ कर गए इमरान खान, बिल्कुल ठीक है। जब 2018 उन्होंने से मीडिया 22 पे तक पाबंदी लगाई, जब उन्होंने पॉलिटिकल सेंसरशिप लगाई, जब उन्होंने सब पॉलिटिशियंस को बंद रखा, जब उन्होंने हर चीज़ में हाँ मिलाई, तो फिर जाहिर है वो जो आइडियलिज्म हमारा था उससे तो वो नीचे गिर गए। अच्छा, ये भी कोई आइडियल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये उम्मीद है कि भाई जो बची खुची डेमोक्रेसी है इसको किस तरह से बचाना है, और दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, दोबारा उसकी तरफ जाना है। ये दुरुस्त है कि इस वक्त डोमिनेंट मिलिट्री है, और उसकी रीज़न पॉलिटिकल भी हैं, और उसकी रीज़न अभी ये फाइट भी है, और एक ओवरऑल दुनिया की सिचुएशन भी है कि इस वक्त दुनिया में ताकतवरों का राज है, और वो ताकतवरों को ही पसंद करते हैं। डेमोक्रेसी वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आज की दुनिया में, ख़ासकर इंटरनेशनल वर्ल्ड में, उनकी वो अहमियत नहीं रही जो पहले यूनाइटेड नेशंस के या अमेरिका पहले करता था। तो इसको आप यूँ समझेंगे ये चाय की मक्खी है, तो अगर तो चाय पीनी है आपने डेमोक्रेसी की, तो इसको कैसे पीना है, या कराहत से सारी चाय गिरा दें, रियासत को ही गिरा दें, सबको गिरा दें, या गुजारा कर लें, बगावत कर दें, ठीक है, या माँ बाप जहाँ कहते हैं, है जी, या माँ बाप जहाँ कहते हैं वहाँ हाँ, शादी शादी कर लें बस। सुहेल साहब, मैं आपकी बात तो से एक और प्रॉब्लम है, जी। देखो ये जो पाकिस्तान है ना, ये पहले तो कभी भी एक फलाही मुमलकत नहीं था, पहले दिन से एक सिक्योरिटी स्टेट था, और आज जो पाकिस्तान है या जो भी दुनिया की रियासत है, जमहूरियत कब आती है? जब तक रियासत के अंदर अमन नहीं आता, और अमन के लिए फ़ौज की ज़रूरत होती है।
रियासत और फौज किसी मुल्क को कायम रखने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। सिस्टम तीसरी चीज़ है। यानी रियासत होगी, फौज होगी, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होगा, वगैरह इंतशार होगा। इंतशार में कहाँ जमहूरियत है? ठीक है। तो इस हद तक तो फौज लाजमी हमारी सिविल सोसाइटी का हिस्सा है। हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर उनकी दरअंदाजी या पॉलिटिक्स को मॉनिटर करना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसके फ़वाइद नहीं, नुकसानात ज़्यादा हैं। और जो पाकिस्तान की तारीख है, जब उसमें हम देखते हैं कि ये जब भी इंटरफेरेंस हुई है, कोविटेड या ओपन, उसके नुकसान होते हैं। अगर नॉर्मल सोसाइटी बनाना है तो इसको रोकना होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, उसको स्पेस देनी होगी। लेकिन आपने जो बात की, हम तो इसी में बिलीव करते हैं कि आप मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी साइड से ये मुदाखलत क्यों नहीं रुकती? क्या उसकी वजह उनको उस पॉलिसी मेकिंग का वो इतना टेस्ट आ गया हुआ है कि वो अब उसको छोड़ने को तैयार नहीं, या उनके जो अब दीगर इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के, चाहे इकॉनमी में या दीगर जो उनका शेयर है, वो उस वजह से अब इस मुदाखलत को रोकने को तैयार नहीं? खैर, इसकी एक हो सकता है ये भी, जो मुझे बहुत सारे लोगों का ये भी व्यू है जो आपका व्यू है, पर मेरा ज़रा डिफरेंट व्यू वही है। मैं आपका व्यू सर जानना चाह रहा हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्लास ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, फिर उसकी रीज़न्स हैं कि क्यों वो उतनी आगे नहीं बढ़ सकी, फौज ने नहीं की बढ़ने दिया, अपनी वजूहत से नहीं बढ़ने। लेकिन जिस क्लास ने एक्सेल किया है वो मिलिट्री है, और उन्होंने अपने अदारे को बनाया है, लोगों को ट्रेन किया है मेंटली, इंटेलेक्चुअली, और दुनिया के साथ साथ रखा है। हमें उनकी सोच से हज़ार इख्तलाफ है, लेकिन अपने इंस्टीट्यूशन के एतबार से अब भी वो दुनिया की वर्ल्ड रैंकिंग में है, और इस लड़ाई में उन्होंने हर उस अंदाजे को गलत साबित कर दिया है जो उनके बारे में लगाया जाता था। तो अब अगर वो ये क्लेम करें कि हम आपकी पॉलिटिकल क्लास से बेहतर हैं, तो हम इस पर कैसे एतराज़ करें, जबकि पॉलिटिकल क्लास जो है वो आपस में लड़ती है, झगड़ती है, करप्शन करती है, ये करती है, वो करती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि जब भी मिलिट्री गवर्नेंस में आती है या रियासत को संभालती है 4 दफ़ा 5 दफ़ा, और वो 10 साल 8 साल रहती है, और वो कोशिश करती है कि हम मिलिट्री वाली जो अच्छाइयाँ हैं उसको सोसाइटी में लागू करने की कोशिश करें, वो कामयाब नहीं होती, क्योंकि सिविलियन सेटअप और है, मिलिट्री सेटअप और है। कभी दुनिया में ये कामयाबी नहीं होती। 25 करोड़ लोग रेजिमेंट नहीं हो सकते ना सर? बट एवर जो आप उसको अपनी ज़ुबान में जो भी कह लें, मैं वो यही कहना चाहता हूँ कि वो जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो सोसाइटी में अभी तक इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हो सके। वो ये समझते हैं कि ये सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज्ड है, ये सोसाइटी ठीक नहीं है, इसकी पॉलिटिकल क्लास ठीक नहीं है, इसके अंदर करप्शन है, जबकि वो अपने आप को देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका सिविलियंस को टाइम देना है। जब सिविलियन सेटअप्स को आप 20 साल 25 साल पेशेंस से करने देंगे, तो तब जाके सोसाइटियाँ सेटल होती हैं। सोसाइटियों की तारीख बड़ी लंबी होती है। जब हर 8-10 साल बाद मुदाखलत होती है तो वो फिर ज़ीरो से शुरू होता है। एक पॉलिटिकल क्लास डेवलप करती है, मैच्योर होती है, एक्सपीरियंस हासिल करती है, तो वो उसको तबाह कर दिया जाता है किसी ना किसी नाम पर, और फिर एक दूसरी नई क्लास को पैदा किया जाता है। फिर जब वो मैच्योर होती है तो उसका कोई ना कोई मुखालिफ आ जाता है। तो ये बुनियादी बात यह है कि वो अभी कोई पैदा भी नहीं होता तो रोन दिया जाता है। तो इस तरह तो फिर सोसाइटियाँ ग्रो नहीं करती ना। हमने फ़र्ज़ करें अगर मुल्क चलाना है, तो जैसे फ़ौज ज़ाहिर है सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार है, जोग्राफियाई सरहदों की ज़िम्मेदार है, और मुल्क की हिफाजत की ज़िम्मेदार है।
तो कोई ना कोई पॉलिटिकल क्लास भी तो रखनी है ना हमने। तो पॉलिटिकल क्लास के इंडिया से लाएंगे। पॉलिटिकल क्लास तो जैसी है उसी पे गुजारा करना पड़ेगा ना। मतलब फर्ज करें आप पाकिस्तान के साफ़ी बहुत ही बुरे हैं, सब झूठ बोलते हैं, मन गढ़त हैं, तो इंडिया के ले आए वो इससे हमसे भी बुरे हैं। यस, ठीक है? तो बुनियादी बात है कि अपने ही निज़ाम में रह के हमने रास्ता निकालना है, और रास्ता निकला हुआ है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर कोई रास्ता है नहीं, जिसमें आपने इस्लाम का मामला तय किया, जिसमें आपने कौमियतों का मामला तय किया, जिसमें आपने अपनी आइडेंटिटी का मामला तय किया, जिसमें आपने लॉज बनाए, जिसमें आपने और एक्सपेंड करना है। मैं समझता हूँ कि एक ही सुकम है निज़ाम के अंदर, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, आर्टिकल 140A जी, या 140 जो है, उसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। क्योंकि 73 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त अभी इस पर गौर गौज हो रहा था कि किस तरह का सिस्टम लाना है। बल्कि भुट्टो साहब की जो आखिरी 1976 में लाहौर में ही उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कराई थी, दुनिया भर से लोकल गवर्नमेंट के एक्सपर्ट बुलाए थे, और उस पर डिस्कशन हो रही थी कि भाई कैसा सिस्टम लाए। ठीक है, तो उस सिर्फ आर्टिकल 140 में तरमीम की ज़रूरत है, और तरमीमें किए जा रहे हैं, जिसकी ज़रूरत है उस पर गौर ही नहीं कर रहे। और दूसरा, ये जो सूबे बनाने वाली बात है, भाई इसकी तारीख है एक सूबों की। सूबों ने मुल्क बनाया, मुल्क ने नहीं सूबा बनाया। ठीक है, तो उसकी बजाय अगर तो आपने डेवोल्यूशन करनी है तो डिस्ट्रिक्ट्स पे कर दें, डिवीजन पे कर दें। डिस्ट्रिक्ट छोटा यूनिट है तो डिवीजन पे कर दें। लेकिन सूबों का जो पूरा सेटअप है, जिसकी 300 साल हिस्ट्री है, उसको आप ख़त्म करेंगे तो उससे कई आइडियोलॉजिकल, प्रोविंशियल, एथनिक, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। अच्छा सुहेल साहब, अब ज़रा मैं दोबारा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ आता हूँ। आपने जो एक बात की इमरान खान साहब के बारे में, एंड आई सेकंड यूनिट, कि इमरान खान साहब की जो 2018 से लेकर 22 तक गवर्नेंस थी, वो बिल्कुल उनके लगाए गए नारों की नफ़ी थी जो उन्होंने वादे किए। लेकिन वो स्टिल इस वक्त इस मुल्क के, मुझे लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, इस वक्त सबसे मकबूल लीडर हैं अगर देखा जाए। कोई इलेक्शन तो कोई हुआ नहीं 2024 के बाद, जी, तो यस, आपकी बात का कोई चैलेंज भी नहीं है। लेकिन फिर हम आएंगे कि वो मकबूलियत की शायद वजह यह है कि लोगों की नाराज़गी इस निज़ाम से, इन जमातों से, लाइक वो नुसरत जावेद साहब कहते थे, वो कहते थे कि यार, लोग कहते हैं कि यार ठीक है इमरान खान नू कट देता तो लैके इन्हां नू आ गए। ठीक है, तो लोगों का एक वो गुस्सा है जिसको इमरान रिप्रेजेंट करता है, इमरान खान। इस इतनी ज़्यादा जैसे लोगों की एक ज़िद बनी हुई है इस निज़ाम के अगेंस्ट, उसमें आपको लगता है कि ये PMLN कोई बयानिया बना पा सकती है, या अपना आहिस्ता आहिस्ता अपना खोया हुआ जो स्पेस है वो रीगेन कर सकती है? वो तो पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कोई एक पार्टी मीटिंग बुलाई, किसी एक जलसे में गए हैं? मरियम साहबा ने कभी पार्टी मीटिंग बुलाई है? वो तो पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे। वो समझते हैं हम गवर्नेंस के जरिए पॉलिटिक्स करेंगे, जबकि दुनिया में असूल है पॉलिटिक्स के जरिए गवर्नेंस की जाती है। बस, तो फिर अगर पॉलिटिक्स कोई करे ही ना तो फिर क्वेश्चन क्यों? वो तो पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे। कोई मुझे बताएं उन्होंने कोई नारा लगाया हो, कोई वादा किया हो, कभी पार्टी की मीटिंग करी हो, कन्वेंशन किया हो, कोई जलसा किया हो? कुछ नहीं किया उन्होंने अभी तक, 1 साल में तो नहीं किया। नहीं, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब कर लें, वो क्यों नहीं करते? वो भी नहीं करते, वजह उनको क्या जरूरत है? जरूरत जिनके जो वजीर आजम है, वजीर आला, वो ही नहीं करते तो वो जो घर बैठा हुआ बंदा है वो क्यों करे? उन्होंने तिनका तिनका जमा करके पार्टी खड़ी की हाँ, थी, तो उनको वोट बैंक बनाया था, उनको उनको हुकूमत नहीं मिल होता गई, कि बस उनका उनका हुकूमत मिल गई। कि अब पार्टियां किस लिए बनती हैं? हुकूमत के लिए। हुकूमत मिल गई। वो समझते हैं कि हम पहले गवर्नेंस करेंगे, मेरा इससे इख्तलाफ है। वो समझते हैं हम 3 साल गवर्नेंस करेंगे, 4 साल, आखिरी साल पॉलिटिक्स कर लेंगे। मैं समझता हूं कि नहीं, हर लम्हा पॉलिटिक्स करनी चाहिए। पॉलिटिक्स इज लाइफ, पॉलिटिक्स इज द वाइस। आप गूंगे और जिंदगी के बगैर किस तरह गवर्नेंस कर रहे हैं? आपका राइट क्या है पॉलिटिक्स के बगैर?
मेरी मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ सियासत का, मेरे एक अपने नज़रियात हैं। मैं आपके उस व्यू से एग्री करता हूँ। लाइक इवन के जब 2022 में पावर में आए, ये गवर्नेंस कर रहे थे, इमरान सड़कों पर पॉलिटिक्स कर रहा था। उसने 2024 के इलेक्शन में उसको रिजल्ट दे दिया इमरान को, इनको नहीं मिला। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो गवर्नेंस भी कर रहे हैं और इकोनॉमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसमें, और आपने भी बार बार लिखा, और इवन के वंडर बॉय वाले आर्टिकल में भी आपने लिखा कि डिलीवर नहीं उस तरह से कर सके जो एक एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए वो कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन सोना है हीरा नहीं है। मुझे ये बताइए कि इस गवर्नेंस के साथ का सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी ना चलाने में लेजिटिमेसी है या कॉम्पिटेंस का मसला है, या लेजिटिमेसी का क्राइसिस है जो एक। नहीं, लेजिटिमेसी तो कोई नहीं। यहाँ पे दुनिया में आपको पता है डिक्टेटर भी इकॉनमी ठीक कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी दुनिया में मिसालें हैं ऐसी, कोई देयर इज़ नो डर्थ ऑफ एग्जांपल्स। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि एक तो चलो आईएमएफ की मुझे समझ आती है कि कंडीशनैलिटीज़ हैं। दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जिसको आप लेजिटिमेसी कह रहे हैं, मैं उसको मायूसी कह रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो एक ऑप्टिमिज्म इमरान खान के ज़माने में आई थी शुरू में, फिर वो भी ख़त्म हो गई, बिल्कुल ठीक है। उन्हीं के दौर में खत्म हो उन्हीं के दौर में ख़त्म। तो कोई ऑप्टिमिज्म सवाए जनरल साहब के, वो ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, वन मस्ट एडमिट, ठीक है। उनका जो भी नज़रिया है तो वो हमेशा पाकिस्तान के बारे में, लेकिन कोई ऑप्टिमिस्ट पॉलिसी नहीं आई। आप ये देखें ना कि ये बसंत का जो त्यौहार है, इसमें स्वाय खुशी के गवर्नमेंट ने क्या देना है और लोगों को, ठीक है। तो क्या लोग फोर्थ कमिंग नहीं है? सवाल ये है कि कोई एक छोटा सा इनिशिएटिव भी उम्मीद का नहीं है। मुल्क उम्मीदों से चलते हैं, मुल्क ख्वाबों से चलते हैं। बिल्कुल। सियासी जमातें उम्मीद और ख्वाब का नाम होता है। आप उम्मीद और ख्वाब ही नहीं कोई दिखाते, आप कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, ठीक है। मुझे फ़र्ज करो, मैंने तो इसी फ़कीरी में ही रहना है, लेकिन लोग ख्वाब देखते हैं कि हम 10 साल बाद कहाँ होंगे, 5 साल बाद कहाँ होंगे। कोई उन्हें ख्वाब ही दिखा दें। वो ख्वाब ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। हर बंदा यही मायूसी की बातें करता है स्वाय जनरल साहब के। भाई कोई पॉजिटिव बात करें, किस तरह पाकिस्तान को लेके जाते हैं। भाई देखें, आपने SIFC बनाया, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है। आपने औरंगजेब साहब बहुत काबिल आदमी हैं, बड़े इंटरनेशनल उनकी रिप्यूट है। कौन सी उन्होंने लोकल इंडस्ट्री जो है उसको फ़रोग दिया है स्वाय टैक्स लगाने के सबके। तो भाई ये फिर सवाल ट्रेडर से आप सैलरीड क्लास से टैक्स ले रहे हैं। आप 2 साल में 2.5 साल में अभी तक ट्रेडर से टका नहीं ले सके। आपने जो एक्शन किए थे वो भी वापस ले लिए। तो ना आप टैक्स लेते हैं, ना उनको कोई तरगीब देते हैं तो इकानमी कैसे चलेगी, ठीक है। तो सैलरीड क्लास है बेचारी, वो तो देती रहेगी, मजबूर है। उनको भी अगर चॉइस मिले तो कोई ना दे, ठीक वो तो मजबूर है, सोर्स पे ही कट जाती है। यस या सर, लेकिन एक चीज़ है, आपने जैसे बात की कि एक जनरल साहब ही हैं जो बात करते हैं ऑप्टिमिस्ट, और हम जैसे डेमोक्रेट भी अब ये बात उन्हीं को क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आपने जिस सरमायाकारी की बात की, इवन कि इमरान खान साहब के भी उस दौर में भी, जब उस वक्त भी मईशत का बुरा ही हाल था वैसे माजरत के हाँ। साथ, लेकिन फिर भी सऊदी अरब, कतर, UAE पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व में रखवाने के लिए हमें 2-2, 3-3 अरब डॉलर दे देते थे। वो तो है अब भी। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो पिछले ही रोल ओवर हो रहे हैं, नया कोई डॉलर असल ना में गल्फ से थक आया। गए हैं, वो भी थक गए हैं हमारे बार बार के तकाजों से, ठीक है। सवाल ये है कि भाई फ़र्ज़ करें आप एक सरमायाकार हैं, एक तो चलो आप मुहिब वतन हैं, आप पाकिस्तान में वैसे ही पैसे फेंक दें, वो तो नहीं होते, बड़े कम लोग होते हैं ऐसे। दूसरा, हर बंदा प्रॉफिट के लिए पैसे दिलगाता है, आप ले जाने नहीं देते पैसे किसी को। आपने क्या किया है रिकोडिक के साथ, आपने क्या किया है स्टील मिल वालों के साथ, आपने क्या किया है बाकियों के साथ। तो
फ़र्ज़ करो आप कहते हैं बाहर की दुनिया आके पैसे लगाए, जब आपने उन्हें प्रॉफिट ही नहीं लेके जाने देना, तो वो क्या यहाँ पैसे दबाने के लिए आएंगे? और यही काम आप कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। हम उन्हें बुरा कहें अच्छा कहें, बट हमारे पास सरमायाकार वही है ना। और दुनिया में ये पुरानी हमारी थ्योरीज थी, वो जो हमारे लेफ्ट के लोग होते थे कि यहाँ हर अमीर आदमी जो है उसने किसी ना किसी गलत तरीके से पैसे कमाए हैं। हमारी बैठी हुई है हाँ, अब इससे हम निकलने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि आज की दुनिया में मार्केट इकोनॉमी है, और जो अमीर आदमी है उसी ने ही जॉब क्रिएशन करनी है, उसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसी ने सोसाइटी को आगे बढ़ाना है। हुकूमतें नहीं कर सकती। अब सारी दुनिया में हुकूमतें पंजे झाड़ चुकी हैं, अब वो सिर्फ पॉलिसियां बनाती हैं। पहले ज़माने में करती थी हुकूमतें, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री लगाती थी, ये करती थी। सबको पता लग गया कि इसमें ये नहीं चलती, गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री नहीं चलती। ठीक है, जिस तरह हम पीआईए बेच रहे हैं किसी ज़माने में, ठीक है, उससे मुनाफा भी होता था, अब नहीं हो सकता दुनिया में। तो बुनियादी बात यही है कि हम अच्छी पॉलिसियां बनाएं और लोगों को उम्मीद दें, और जो है अपने तौर पर एक एग्जाम्पल बने। ठीक है, तो पहली तो बात यह है कि मसलन नून वाले हैं भाई, मैं तो शुरू से मेरा ये नून से इख्तलाफ है कि नवाज शरीफ के या उसके बच्चों के असासे बैरून मुल्क क्यों है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में होने चाहिए। गलती हो गई, उन्होंने बाहर भेज दिया, आप वापस ले आए। ठीक है, इसी तरह सबसे जिसके भी जो बैरून मुल्क, चलो असासे होना अगर यहाँ है और वहाँ है, चलो वो तो समझ आती है कि चलो जी उन्होंने एक एडिशनल अपने लिए रिस्क फैक्टर रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के असासे यही होने चाहिए, मेजर असासे। बिल्कुल एग्री। हाँ, ये तो मैं पहले दिन से, मेरा मियां नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे, सबसे पहला मैंने जो जिंदगी में कॉलम लिखा दुनिया में, मैंने लिखा था असासे वापस लाएं। अच्छा सुहेल साहब, मैं ज़रा इमरान खान साहब के बारे में बात करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जब का उनका पॉलिटिक्स में ज़हूर हुआ है और उसके बाद अब यहाँ तक जो मामलात आए हैं, तो उनकी अपनी पार्टी नहीं बची, इन जमातों का वोट नहीं बचा और इदारों की इज्जत नहीं बची। क्या इमरान खान साहब का इन जमातों के पास या इस निज़ाम के पास कोई तोड़ है? तोड़ तो पॉलिटिक्स ही होता है, पॉलिटिक्स कर ही कोई नहीं रहा। देखो ना, इमरान खान इज ए पॉलिटिकल फिनोमेना। आप उसको कर रहे हैं अदलिया के जरिए डील, आप उसको कर रहे हैं जेलों के जरिए डील, आप उसको डील कर रहे हैं इंतजामिया के जरिए। कभी भाई पॉलिटिक्स भी इससे डील हुई है? क्या भुट्टो अदालतों ने मार दिया था? क्या भुट्टो को जेलों ने मार दिया था? भुट्टो जब मरा पंजाब में, पॉलिटिक्स से मरा। नून की पॉलिटिक्स गलत थी, मैनिपुलेटिव थी, व्हाटएवर थी, लेकिन पॉलिटिक्स से ही पंजाब में खत्म हुई ना पीपल्स पार्टी। बिल्कुल। तो भाई पॉलिटिक्स तो हो ही नहीं रही। मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूं कि नून तो पॉलिटिक्स कर ही नहीं रही, तो उसका काउंटर नैरेटिव ही कोई नहीं है, तो वही है ना, फिर अकेला ही है। और डू यू थिंक, आपने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई एक मिलिट्री डिक्टेटर की तरफ से, उनकी ही सुप्रीम कोर्ट ने दी, लेकिन हमारे यहाँ एक सोच पाई जाती है, हम दोनों बाय द वे पंजाबी हैं, कि हम पंजाबी मार्शल रेस हैं, तो हमें तो कोई ऐसा नहीं सामना करना पड़ता कि हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी जाएं। आपको लगता है कि इमरान खान जितना बड़ा चैलेंज बन गए हैं, शायद तारीख इस पर भी बन सकती है कि शायद कोई पंजाबी भी बिलाखिर, जिसे कहते हैं वो, गैर तबी मौत का या जेल में मौत का शिकार हो? पहले तो मैं कोई मार्शल कोई रेस नहीं होती। मैं तो इस मफरूज़े से, ना कोई बहादुर होता है, ना कोई बुज़दिल होता है, ना कोई लड़ाका होता है, और ना कोई लड़ने से भागने वाला। हर एक की अपनी लिमिट्स हैं। मैंने कब लड़ना है वो हो सकता है मेरी लिमिट आखिर में आ जाए, लेकिन मैं लड़ सकता हूँ।
दुनिया में हर बंदा लड़ सकता है। जब दीवार से लगे तो हाँ, ठीक है। और इसी तरह मेरी बुजदिली की भी कोई हद नहीं है। मैं एक मच्छर से भी डर सकता हूँ, तो बूढ़ी से भी डर सकता हूँ, और चूहे से भी डर सकता हूँ। ठीक है, वेरी फेयर। ठीक है। तो ये ऐसे ही झूठी कहानी है, फलाना मार्शल रेस है, फलानी रेस है। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना ताकतवर है, सब बराबर हैं। ये एक ख़ास मौका, सलाहियत, उसकी बात होती है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि खुदा ना करे कोई ऐसी सोच आए, क्योंकि फ़र्ज़ करें, अब मैं एस्टेब्लिशमेंट की साइड से आपको आर्गूमेंट देता हूँ कि उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि भुट्टो को ख़त्म कर दिया जाए। यही चाहती थी ना, ये एक रास्ते का पत्थर है, इसको मार दिया जाए। ख़त्म कर दिया उन्होंने। नतीजा क्या निकला? 3 फेडरल गवर्नमेंट्स 3 दफ़ा उनको देनी पड़ी। ठीक है, 17 साल से इस दफ़ा वो तीन दफ़ा वो पहले, और 17 साल से मुसलसल आपने उनको गवर्नमेंट दी हुई है। तो आप यूँ समझिए कि 5, 10, 15, 17 और फिर वो 2-2 साल, 6 साल, 50 साल तो आपने उसका तावान अदा किया है। 50 साल तक आप तावान अदा कर रहे हैं भुट्टो की फांसी का, सिंध को। 3 दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट दी है आपने, इस दफ़ा भी प्रेसिडेंट उनको देना पड़ा है। तो अगर तो ये इमरान खान के बारे में कुछ ऐसा सोचा, कोई गलत सोच पाई जाती है, तो फिर तावान देने के लिए भी तैयार रहे। 50 साल का तावान पहले दिया है, तो अब पता नहीं कितने साल का देना पड़ेगा। तो देखो, वायलेंस सिचुएशन का हल नहीं है दुनिया में। पॉलिटिक्स सिचुएशन, फर्ज करें मेरा इमरान से इख्तलाफ है, हो गया, तो मैं पॉलिटिक्स से जवाब दूं कि मैंने उससे के जाके मारना है उसको, या उसने मुझे मारना है। इमरान खान भी इसी तरह सोचता था, गलत सोचता था कि मैं जो लोगों को जेलों में बंद करके जो है वो रूल करता रहूँगा। वो तो बल्कि कैबिनेट में कहते थे कि 2 बंदों को मैंने नहीं छोड़ना, शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी। क्यों? ये फौज के बड़े करीब हैं और ये वज़ीर आज़म दोबारा बन सकते हैं। ठीक है, अगर तो हम यही सोच, यही शहबाज शरीफ साहब यही अब सोचते रहें, तो फिर तो ये रिवेंज साइकिल है, चलता रहेगा। भाई ये रिवेंज साइकिल भी तो किसी ने ख़त्म करना है ना, या सोसाइटी इसी तरह डिवाइडेड रहनी है। मैं तो 2018 के बाद से, जब से इमरान खान की, खान साहब के पास भी मैं 3 दफ़ा गया, नवाज शरीफ साहब के पास भी गया कि यार अब ये रिवेंज साइकिल बंद करें, रिकन्सिलिएशन करें, मुल्क के लिए जो है आपस में मुखालफ रहें, पार्लियामेंट में बैठें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। सारी दुनिया में नहीं लोग कर रहे, तो यहाँ भी करें, क्योंकि यहाँ दुश्मन है हम सब, हमने एक दूसरे को मार ही देना है। भाई आप इंडिया के साथ नहीं इस दुनिया में रह रहे, मुखालफत भी है, आप टेररिस्ट भी इसी दुनिया में रहते हैं। आपने सारे मार दिए हैं कोई, या उन्होंने हमें सबने मार दिया है। इसी दुनिया में रहना है, परिंदे भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, खूनखार जानवर भी रह रहे हैं, तो एक्सेप्ट करें एक दूसरे को। लेकिन सुहेल साहब, फिर एक चीज़ बताइए, इमरान खान जेल में है और वो जैसे भी हम कह लें, वो निज़ाम में वो स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहे कि जिससे निज़ाम चल पड़े। एक क्राइसिस उन्होंने रखा हुआ है बरकरार। इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट में डील ना होने की वजह इमरान खान साहब बातचीत नहीं कर रहे, या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनसे बातचीत की नहीं जा रही उनकी ख्वाहिशात के बावजूद? मेरा ख्याल दोनों बातें दुरुस्त हैं। इमरान खान वो नहीं मान रहे जिन शराइत पर एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है, और एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं मान रही जो इमरान खान चाहते हैं। और वो क्या शराइत हैं दोनों तरफ? खान साहब की तो ज़ाहिर शर्त यह है कि भाई आप ज़ाहिरी कि भाई हमारा मैंडेट वापस करें। मैंडेट वापस करने का मतलब यह है कि हमें हुकूमत दें, आप घर जाएं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि नहीं, आप इस सिस्टम को मान लें, ठीक है, घर बैठ जाएं, अगले इलेक्शन में बात करेंगे आपसे।
ठीक है, वो ये कई दफ़ा इन बिटवीन लोगों के ज़रिए ये बात पहुंचा चुके हैं इमरान खान से, और इमरान खान साहब ने इसको कभी नहीं माना। ठीक है, तो दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि अगर हमने ये दे बिलीव इन इट, दो तीन बातें जो वो बिलीव करते हैं वो ज़रूर आपसे शेयर करनी चाहिए। एक तो वो ये समझते हैं कि जिस दिन इमरान खान को हमने जेल से निकाला उस दिन हमारा जवाल शुरू हो जाएगा, नंबर वन। और नंबर टू, वो समझते हैं कि इमरान खान कभी अपने मुखालिफ किसी को माफ़ नहीं करेगा। ठीक है, और तीसरी जो जिस पे मुझे तो यकीन नहीं है, लेकिन वो इसके बारे में वो कहते हैं कि नहीं, इमरान उनके ख्याल में किसी गैर मुल्की कोई एजेंडा है उस पर काम कर रहा है, विच दे से कि पाकिस्तान की मिलिट्री को वीकन कर रहा है, वीकन करने का एजेंडा गैर मुल्की है। मैं तो, मेरे पास ना कोई एविडेंस है, ना मैं एविडेंस के बगैर, ट्रेनिंग है बुरी तो यकीन नहीं करता। तो लेकिन ये तीन वो बड़ी बातें हैं जो रुकावट हैं। ठीक है, और ज़ाहिर है इमरान खान ये समझते हैं कि ये कौन है, इनका क्या तल्लक है। अब उनकी ये सोच डेमोक्रेटिक सोच हो चुकी है, हालांकि इन्हीं के ज़रिए आए थे, लेकिन अब वो सोचते हैं कि ये कौन है। तो ये हर पॉपुलर लीडर सोचता है कि ये कौन है मुदाखलत करने वाले। तो इसीलिए मैं कहता था ना, कबूलियत और मकबूलियत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये सिक्योरिटी स्टेट है, यहाँ दोनों चलानी पड़ती हैं इकट्ठी, यहाँ एक से गुजारा नहीं है। ठीक है, अब इनके पास कबूलियत है, नून के पास मकबूलियत नहीं है, उनके पास मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। तो ये एक पैराडॉक्स बनी हुई है। दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन इस पैराडॉक्स को कोई हल तो करे कोई, और जाहिर है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर कायदे आज़म जिन्ना, नेहरू, इन्होंने और अंग्रेज़ों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, किसी को भी वो नहीं मिला जो चाहते थे। कायदे आज़म बड़ा पाकिस्तान चाहते थे, उनको बकौल उनकी ज़ुबान के ट्रंकेटेड पाकिस्तान मिला। गांधी पूरा इंडिया चाहता था, उसको नहीं मिला। और अंग्रेज़ चाहते थे दोनों डोमिनियन स्टेटस बन के हमारे अभी ज़ेरे नगीन रहें, वो भी नहीं हुआ। तो तीनों ने अपनी अपनी पोजीशन फॉरगिव की ना, पीछे हटे, फिर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कभी भी कोई दो फरीक ये नहीं होता कि मेरी 100% बात मानी जाए या आपकी मानी जाए, दरमियान में आना पड़ेगा ना। तो उसके लिए एक वक्ती कोई रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन इस वक्त कोई बड़ा नहीं है पाकिस्तान में, या बड़ी सोच वाला नहीं है। हम तो खैर हैं भी छोटे और छोटी सोच के हामिल, ना हमारा कोई मामूली जो साफ़ी हैं सर। मामूली साफ़ी है, ना दायरा इख्तियार है। हम तो बात ही कर सकते हैं ना, तो वो बात कर रहे हैं कि कोई बड़ा हो जो दोनों को समझाए कि थोड़ी थोड़ी स्पेस अपनी पीछे करें, और मुल्क को एक नॉर्मल, इस मुल्क के जो 26-25 करोड़ लोग हैं उन पर रहम करें, एक नॉर्मल मुल्क बनाएं। सुहेल साहब, आपको क्या लगता है, पीटीआई या इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये कब तक ये स्टैंड ऑफ चलेगा? देखो हमारे यहाँ ना यही कहा जाता है कि ये कभी दोबारा नहीं आएगा। बेनज़ीर भुट्टो को पहली दफ़ा निकाला तो हमें यही कन्वे किया गया था कि अब ये कभी नहीं आएगी। लेकिन जो ही मिलिट्री लीडरशिप चेंज होती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। मुझे याद है कि एक दफ़ा वन ऑफ द रेयर ओकेजन्स जनरल कियानी साहब ने हमें बुलाया ब्रीफिंग के लिए। बड़े बड़े लोग थे, मैं भी एक छोटा सा, पता नहीं किसने मुझे बुला लिया। तो वो मैंने बैठा था मैं, तो वो मैं उन्होंने ये एक वाकया सुनाया जनरल कैनी ने। जनरल कियानी ने। तो उन्होंने कहा युगंडा का जो था सदर या उनका जो भी हेड था वहाँ, वो आया, वो मिलिट्री जनरल होता है। तो वो आया, तो वो चाइना जा रहा था, तो कराची में रुका, तो उसको रिसीव किया कोर कमांडर ने और किसी एक और जनरल साहब ने उस ज़माने में। तो वो जब वो उतरा, तो वो जो हमारे एक साहब थे मिलिट्री के, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने कहा मिलते ही, सर वेरी नाइस टू वेलकम यू सर, डू यू नो
जनरल फलां फलां फलां। उन्होंने कहा आई डोंट नो। कहते हैं कि उसके बाद वो सारे उसको लेके आ गए जो कराची एयरपोर्ट पे वीआईपी रूम था, वहाँ बैठे चाय वाय सर्व होनी थी। फिर उन्होंने कहा कि सर यू मस्ट बी नोइंग हिज नेम इज जनरल फलाना 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 फलाना। तो उसने फिर कहा आई डोंट नो। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर चाय पी ली तो उसने कहा जनरल जनरल यू मस्ट बी, he was a very senior man, he was with us in Kakul Academy, his full name is फलाना फलाना फलाना। तो उस युगंडा के आर्मी ने क्या फिर उसको कहा आई डोंट नो हिम एंड लुक इन युगंडा आर्मी चेंजेस आफ्टर एवरी आर्मी चीफ। बस यही जवाब है आपकी बात का। ठीक है। मुझे ये बताइए सुहेल साहब, अब हम इमरान खान साहब से एक कदम आगे आते हैं। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी को 50 साल से तावान हमें देना पड़ा उनको हुकूमत की सूरत में, लेकिन पीपल्स पार्टी तो नहीं सिंधी, लेकिन कभी भी उसके बाद भुट्टो साहब की फांसी के बाद और बीबी शहीद की शहादत के बाद सिंधी आम सिंधी जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ कभी भी। पीपल्स पार्टी प्रो एस्टेब्लिशमेंट होगी तो क्या और मरते, क्या और मार खाते। देखो ना, हर एक की मार खाने की एक लिमिट है। आपकी ज्यादा है, मेरी बड़ी कम है। मुझे तो एक छड़ी पड़ गई तो मैं सरेंडर कर दूंगा। आप हो सकता है कोई ज्यादा कर जाए, लंबा चल जाए, आप शायद गोली भी खा लें, पर मेरी मावजत है, मेरी माफ़ी है। तो वो उन्होंने कर लिया, बचा लिया उन्होंने। उनके उसके बाद ना कोई वो जेल में गए हैं, 16 साल से हुकूमत कर रहे हैं। जरदारी साहब ने, मैं एक दफ़ा उनसे आर्ग्यू कर रहा था, उन्होंने कहा मैं कब्र चाहता हूँ कि मेरी नवाबशाह में ही हो अपने बाप के साथ, या गड़ी खुदा बख्श में हो। तो क्या मैं लड़ के, मुझे तो यहाँ कोई दफन भी नहीं होने देगा। आपको पता है बलोच जो है ना, ये जरदारी साहब तो अब ज़्यादा सिंधी हैं, कम बलोच हैं, बट हर बलोच मौत को बहुत सेलिब्रेट करता है। पता नहीं क्या वजह है, लेकिन ये कि मैं किस तरह मरूंगा, कैसे मरूंगा, और मेरे बाद मुझे लोग कैसे याद रखेंगे। अकबर बुगटी साहब ने ये उनकी साइकोलॉजी में है सबकी। मैंने तो बहुत पहले, बुगटी साहब जिंदा थे तो मैंने लिखा था ही वांट्स गोल्डन डेथ, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। सो ये हर, अगरचे ये जातें बरादरियां सब इंसान हम बराबर हैं, लेकिन साइकी का कुछ ना कुछ तो असर होता है हर एक शख्स पर, उसके वालिदैन का, उसके दादा का। कुछ सुनते हैं सारी ज़िंदगी वही बातें, तो उसका असर होता है। तो इसीलिए जरदारी साहब को भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें। वो जितने भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं लग रहा है लोगों को, लेकिन सरेंडर क्या किया उन्होंने? लाइक जो मुझे लगता है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने उसमें बहुत ऐसी फंडामेंटल चेंजेस कर दी हैं जो उसकी फाउंडेशन के अगेंस्ट है। देखें सब, मैं तो 27वीं तरमीम को ठीक नहीं समझता और मैंने ओपनली इसकी मुखालफत की है, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है। ये जो तरमीमें होती हैं ना, ये होती रहती हैं और फिर ठीक होती रहती हैं। इसलिए इसको ये ना समझें कि कोई ये आइन पर ऐसा अनमिट, आइन को इसलिए लिविंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है भाई, ये उसका रिएक्शन है जो अदलिया करती रही है। भाई आप मुझे ये बताएं ना कि चीफ जस्टिस को किसने ये इख्तियार दिया है कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दे? कहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? फिर ये उसका जो 82 भी जिंदा की उसके जरिए। तो भाई आप करोड़ों लोगों के इलेक्टेड बंदे को आप नॉमिनेटेड हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इख्तियार नहीं है, आपने तो इन्हें अदालत में उसको घर भेज दिया। ठीक है भाई, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है,
उसके हेड के आप साथ ये कर रहे हैं, तो फिर वो उसका ये तो रिएक्शन है, इसको आप नॉर्मल ना समझें। इसी तरह इमरान खान वाला जो मामला है, ये भी रिएक्शन है। अभी मैं यही तो कहता हूँ कि हमें नॉर्मलेसी की तरफ जाना चाहिए। ये जो एक्शन रिएक्शन, इमरान ने ये किया था, अब हम ये जवाबन कर रहे हैं, तो अभी हमारे ज़ख्म ही बड़ हरे हैं, या अदलिया ने ये किया था, हमारे ज़ख्म ही अभी हरे हैं। ठीक है भाई, सवाल ये है कि भाई कभी नॉर्मल होना है या नहीं होना, तो नॉर्मलेसी की तरफ भी तो कुछ एक्शन लेना। ठीक है, ये मैं जब ये जजेस ये कर रहे थे, तो ये मैं उस वक्त भी लिख रहा था कि खुदा के लिए ये ना करो, तुम्हें कब किसने इख्तियार दे दिया है। वो उनका बड़ा क्लियर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ने कैसे घर जाना है कॉन्स्टिट्यूशन में। Yes. तो आपने एक नई शिक अपनी तरफ से बना ली है। ठीक है, और आप खुदा बन गए हैं, और आप एक जज साहब जो है वो फिर रहे हैं कि मुल्क का निज़ाम कैसे ठीक करना है, एक डैम बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसका रिएक्शन समझे 27th अमेंडमेंट। ठीक है ना वो नॉर्मल था, ना वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल था, ना ये है। सुहेल साहब, मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि जो हमारी जुडिशरी ने माजी में किया, और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की जुडिशरी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रही, वो हमेशा से वक्त पड़ने पर इस्टेब्लिशमेंट को फैसिलिटेट करती रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को वीकन करने के लिए, डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट करने के लिए। आई एग्री है विद यू, लेकिन यहाँ पर भी माजरत के साथ ये मुझे तो लगता है हमने प्राइम मिनिस्टर्स को बचाने के लिए नहीं ये तरमीम की कि प्राइम मिनिस्टर्स के साथ जो होता रहा, ये तो किसी और के जिसे कहते हैं ना, वो नहीं, वो तो ग्रिप है, उसको अगर मजबूत करने के अगर लिए, फर्ज कर और लें, पीटीआई को नहीं, पर अगर एक पुशबैक रखने के लिए अगर कि- फर्ज कर लें, आपका इशारा आर्मी चीफ की तरफ होगा कि भाई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया गया। लेकिन मेरा सवाल है, पहले आर्मी चीफ को क्या खतरा था? नहीं, मेरी मुराद ये है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो उनके लिए पीटीआई थी, नहीं, तो इसके जरिए पीटीआई को नहीं, चलो पीटीआई वाली बात तो उसके- मैं मानने को तैयार हूँ, उसके लेकिन बास्केट में देखो रखने के लिए। आर्मी चीफ तो पहले भी ना कोई जवाब देते, ना कभी किसी आज तक अदालत ने जवाब दे किया उनको। मैं सर उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, सॉरी, मैं अपना दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आई डिडंट मीन के आर्मी चीफ को किसी किस्म की प्रोसिक्यूशन का खतरा था तो हाँ, आपने जुडिशरी डिसमेंटल कर दी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आर्मी चीफ को जो पॉलिटिकल चैलेंज था वो पीटीआई का था, हम्म। तो उस पीटीआई के चैलेंज को उनको उसी नहीं, तो ये में तो बंद देखो, रखने के लिए आपने जुडिशरी को ये तो हम शुरू से ही यही कह रहे हैं ना कि भाई ये रिवेंज चल रहा है, तो ये समझते हैं कि इमरान खान ने ये किया है, हम ये कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो यही तो मैं प्रॉब्लम आपको मुसलसल बयान कर रहा हूँ कि 3 साल से मेरा तो यही नैरेटिव है कि यार इस तरह मुल्क नहीं चल सकता कि पहले उसने रिवेंज लिया है, अब आप रिवेंज ले रहे हैं, तो नॉर्मल कैसे होगा? क्या स्कोर ही हम सेटल करते रहेंगे एक दूसरे से? अब मुझे 10 बंदे मुझे गालियां निकालते हैं, मैं अब हारे के हिसाब थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ माफ़ है भाई, माफ़ है, आप जीते, मैं हारा। लेकिन सुहेल साहब, वो मुझे किसी ने वाकया सुनाया था कि मैं उसका सिर्फ एक जुमला कोट करूंगा कि जरदारी साहब ने इमरान खान साहब के बारे में कहा था कि अभी ये प्राइम मिनिस्टर बना है, इसको उस जगह पर आने दो जब ये खुद को प्राइम मिनिस्टर समझने भी लग जाए, तो उस दिन हमारा वक्त शुरू होगा। तो आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब कभी खुद को प्राइम मिनिस्टर समझेंगे भी? देखिए, आज की जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी पोजीशन को बेहतर कर लिया। अच्छा, ठीक है, क्या आप ऐसे साइंस देखते हैं जिसमें आपको लगता है कि उन्होंने अपनी पोजीशन बेहतर की है? उनकी सुनी जाती है, सुनी जाती है उनकी। उनको कोई ऐसा अमल नहीं किया जाता जिससे वो नाराज़ हो। अगरचे वो नाराज़ नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भी ये मैं ताज़ा सिचुएशन बयान कर रहा हूँ। ये कितने दिन बरकरार रहेगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं पिछले 1.5-2 महीने में उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर हुई है। इसीलिए शायद आपके वो वंडर बॉय वाले आर्टिकल की तरदीद भी करवाई गई कि वो मुतलका के कहते हैं। मैं वो उस पर क्या कहूँ बस। अच्छा, नहीं, लेकिन वो क्या ऐसी शहबाज शरीफ साहब की वजूहात हैं कि जिस वजह से ये उनके अच्छे दिन चल रहे हैं कि अब उनकी सुने जाने लग गया है, उनको देखा जाता है कि वो एम्बेरस ना हो कहीं पे, थोड़ा ये रोमांस की वजह क्या है? रोमांस की वजह है, बड़े अच्छे आदमी हैं।
अच्छे तो सब होते हैं सर, ये तो कई दफा हमारी डीलिंग पे भी होता है कि हम उसके अंदर का बुरा इंसान नहीं, वो निकलते फिर ये है ना कि दो आर्गुमेंट्स है ना, जी। चलें थ्योरेटिकली हम डिस्कस कर लेते हैं, मुझे जी जी ठीक है अंदर की कहानी मुझे क्या पता, सर, ठीक है, ठीक है सर। लेकिन थ्योरेटिकली हम डिस्कस कर मफरूजात पे बयान मफरूजा सर, वो आप बयान कीजिए सर। देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब से कौन अच्छा हो सकता है? कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो हर बात माने, जो हर बात पे दूसरों को इज्जत दे, जो हर बात पे दूसरों को क्रेडिट दे, जो सारी जिंदगी ये कहता रहो कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल बड़ा पॉजिटिव है। ठीक। दूसरी तरफ ये भी थ्योरी है, एक ऐसे ही मेरा ख्याल है, झूठा, मैं तो मन घड़त बातें ही करता जी हूँ वो आप अपनी वो मन घड़त बात ही हाँ सर। जी जी, मेरी मन घड़त बात यह है कि दूसरा उसका अल्टरनेटिव कौन है जो उस तरह का हो, इतना अच्छा हो। इतना अच्छा हो। तो बस इसलिए उनकी इज्जत भी करनी चाहिए, उनको थोड़ी स्पेस भी देनी चाहिए, ये ना हो कि इतना अच्छा बंदा भी हम खो बैठे। और इतना मिटा हुआ जो अपना भी क्रेडिट आपको दे जी, दे। जी। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, एक चीज़, ये जो अभी एक हमारा एक हार्ड स्टेट की बात होती है, मैं अब पॉलिटिक्स से हट के ज़रा आ रहा हूँ, जो हमारा मुल्क इस वक्त बहुत एक ऐसे एक माहौल है जिसमें जो आप मायूसी कहते हैं, लेकिन शायद उस मायूसी की एक वजह सख्तियाँ भी हैं। आपको लगता है कि ये हार्ड स्टेट से मुल्क में इस्तेहकाम होगा? देखिए, जो वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करना और लॉज पे अमल करना हार्ड स्टेट है, जो उसकी बात में वजाहत आई, इस हद तक तो ठीक है, लेकिन जब उसकी डिटेल्स में जाते हैं तो मेरा सोच उससे इत्तेफाक नहीं कर पाती, बदकिस्मती से। हैं तो वो सारी अच्छी चीज़ें, लेकिन पता नहीं मेरा ही दिमाग ठीक नहीं है। तो बुनियादी बात है कि मीडिया पे पाबंदी है। फ़र्ज़ करें, मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क में भी मीडिया पर पाबंदी हो, उसमें जो गैर मुल्की कहेंगे वो क्रेडिबल होगा, जो या हम कहेंगे वो क्रेडिबल होगा। गैर मुल्क कहेगा तो क्रेडिबल होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में पाबंदी है, तो हम अपनों को क्रेडिबिलिटी से महरूम कर रहे हैं और दूसरों को क्रेडिबल कर रहे हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी हुई? ठीक है कि बीबीसी का कहा ठीक होगा और हम लोग जो यहाँ अपने बेचारे चल पर कलम घसीटिए हम गलत होंगे, क्योंकि स्टेट का ओवरऑल इमेज ये है कि यहाँ पाबंदियाँ लगी हुई हैं। दूसरी तरफ ये जो मेरा कोई यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ तासुब नहीं है, मेरा सोशल मीडिया, मैं उनको अपना हिस्सा समझता हूँ। दे आर ऑल जर्नलिस्ट, वो चले इतने ट्रेन नहीं होंगे, लेकिन दे आर, जो भी ये काम करता है, कोई मौसीकी की एक सुर भी जानता है तो वो मौसीकी के फैमिली में तो है, तो वो भी हमारी फैमिली है। तो बुनियादी बात यह है कि आप उनको तो कुछ आज तक कह नहीं सके, ना आपके पास कोई पॉलिसी बना सके आप, ठीक है। चैनल्स को आपने हर पॉलिसी का जो बना रखा है, ठीक है, वो अब सारे यरगमाल हैं, ठीक है, चैनल, ठीक है, सारे एंकर्स जो हैं उनके उनके बारे में रोज़ जो है वो पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो ये जो डिस्पैरिटी है कि जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है वो तो आज़ाद है, और जिन पे कंट्रोल है उनको दबाई जा रहे हैं। तो इससे क्या, आप मुझे बताएं कि इससे स्टेट हार्ड होगी या वीक होगी? ठीक है, आप इंडिपेंडेंट वॉइसेस सोसाइटी से जब ख़त्म करते हैं, मुझे हुकूमत से 10 इख्तलाफ भी होंगे, 10 इतफाक़ात भी होंगे, ठीक है, मेरी वॉइस आप दबा देंगे, मैं तो एक छोटा सा बंदा हूँ, कीड़ा हूँ, कोई फ़र्ज बात नहीं, मैं बिल में बढ़ जाऊँगा। लेकिन जब इस तरह के बड़े बड़े जो लोग हैं इंडिपेंडेंट वॉइसेस, आप उनको दबाएंगे तो फिर आपके हक में कौन बोलेगा? ठीक है, इसी तरह जब आप अदालतें उनके बारे में ये तसर ख़त्म कर देंगे कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, या एक भी अभी ज़मानत नहीं हो रही, या एक भी रिहाई नहीं हो रही, तो आप मुझे बताएंगे फिर अदालती निज़ाम पर लोग शक करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह आप जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है किसी भी मुल्क की, किसी भी रियासत की,
उस एडमिनिस्ट्रेशन को मुकम्मल सियासी नहीं होना चाहिए, उसको मुखालफों के लिए भी थोड़ी रिलीफ देनी चाहिए। ठीक है, 70% तो उनको गवर्नमेंट का 80% काम निभाना पड़ता है, तभी रियासत चलती है, लेकिन 20% आप दूसरों को भी जिंदा रहने का हक देते हैं। ये है एक वो तस्वुर जिसमें लोग आराम से रह सकें। मुझे हर रोज़ ये आप मारेंगे तो जाहिर है मैं क्या करूँगा फिर? अल्टीमेटली मैं मायूस होऊंगा, मैं रियासत से मायूस होऊंगा, मैं सियासत से होऊंगा, और अल्टीमेटली मैं मुल्क से मायूस हो जाऊंगा। ये काम नहीं करने चाहिए। मेरा सियासी इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है, ठीक है, और सियासत होती है इख्तलाफ के लिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसको मार दूं या वो मुझे गालियां निकालना शुरू कर दे। हमने ये जो तरीका पकड़ा हुआ है ना कि एक दूसरे को जिंदा ही नहीं रहने देना, ये है ही गंदा बंदा, मेरे से इख्तलाफ क्यों है इसको, ये तरीका गलत है। ये हार्ड स्टेट नहीं है, ये जबर है। और आप मौजूदा दौर को इस तनाजुर में देखते हैं कि ये नहीं, जबर की मैं वजह तो है? इनको बहुत जो है क्रेडिट देता हूँ। बस सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि रिवेंज साइकिल से निकलें। ये इमरान की बहुत बड़ी गलती थी, रिवेंज की, ये वो गलती ना करें। और ये तो कंटिन्यू हाँ, कर रहे हैं उसी गलती को। इमरान तो बेवकूफ़ था, उसने ये गलती की, ये अक्लमंद है, ये गलती ना करें। अगर बेवकूफ़ ने भी वही गलती करनी है और अक्लमंद ने भी वही गलती करनी है, तो फिर इनको भी कल कोई लोग अक्लमंद तो नहीं कहेंगे ना। सुहेल साहब, मैं जबर की एक केस के बारे में आपसे चाहूँगा कि आपका कमेंट, क्योंकि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और इन सब चीज़ों को आप खुद भी इस्तेमाल करते हैं, और हम सब सहाफ़ी उसके कहीं ना कहीं होते हैं, और हम कहते हैं कि सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच हम जर्नलिस्टों को नहीं, ये हम 25 करोड़ लोगों का भी दिफा करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अभी रिसेंटली नहीं, हम रियासत का भी दिफा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रियासत का भी हक है हमारे पास। लेकिन अभी रिसेंटली एक कन्विक्शन हुई है, दो उनको आप नहीं, वो एग्री करें, हाँ, डिसएग्री करें, ईमान मजारी और हादी नहीं, लिखे था, देखिए, मैं तो आप कैसे देखते हैं दिस इसको? इंडिपेंडेंट वॉइसेस जिस सोसाइटी में ना हो, वो तो डेड सोसाइटी होती है। मैं 100% उससे इतफाक करूं ना करूं, लेकिन मुझे तो इंडिपेंडेंट वॉइसेस अच्छी लगती हैं। वो हमारा मान है सोसाइटी का। जो भी आज़ाद सोच का मामलिक है, वो क्या बात क्या कर रही है, कौन सी उसने गलत बात की है, ठीक है, तो हाँ ना उसका कोई सियासी इख्तलाफ है, तो मेरा ख्याल है रियासत को ना इन छोटी छोटी लड़ाइयों में पड़ना चाहिए। ये शख्सी आज़ादियाँ हैं, उनकी वो लड़ाई लड़ती है। शख्सी आज़ादियों की ज़रूरत है हर शख्स को। कल को मैं ट्रबल में जा सकता हूँ, आप जा सकते हैं, आज के हुक्मरान चले जाएंगे कल को। हम बार बार देखते रहे हैं कि जो हुक्मरान सख्तियाँ कर रहे होते हैं, वो अगले दिन उन्हीं सख्तियों से गुजरते हैं। तो डरना चाहिए उस वक्त से, और हर आज़ाद आवाज़ को सपोर्ट करना चाहिए। एक सवाल बलूचिस्तान के बारे में, जिस किस्म का बहरान वहाँ पर बढ़ रहा है, और वो ख़ासतौर पर सिक्योरिटी चैलेंज जो BLA जैसे दहशतगर्द तंजीमें अब वहाँ पर एक्टिव हैं, और वो अपना जैसे कहते हैं ना प्रेजेंस को बड़े पैमाने पर दिखाने की एटलीस्ट ऑप्टिक्स की हद तक कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वहाँ पर एक लेजिटिमेसी का भी क्राइसिस है। बलूचिस्तान में होने वाले इलेक्शन के ऊपर बड़े क्वेश्चन उठाए जाते हैं, डॉक्टर मालिक साहब की तरफ से भी, अख्तर मेंगल साहब की तरफ से भी। डू यू थिंक बलूचिस्तान का मसला, उसकी वजह वहाँ के ग्रीवेंसेस की वजह सिर्फ मिसिंग पर्सन है, या ये जो इलेक्शंस और गवर्नमेंट्स भी हैं? नहीं, अगर लॉन्ग टर्म में तो यस, ये सब कुछ शामिल होगा ना। जैसे मशरकी पाकिस्तान के अलमिया में इलेक्शन भी शामिल हैं, लिंग्विस्टिक इश्यूज भी शामिल हैं, महरूमियाँ भी शामिल हैं, इंडिया की इंटरफेरेंस भी शामिल है, सब कुछ शामिल था, तभी जाके वो इंडिया वो क्राइसिस इतना बड़ा जो हम कंट्रोल नहीं कर सके और वो फिर आज़ाद हो गया बांग्लादेश। तो यहाँ भी डेफिनेटली मल्टीपल इश्यूज होंगे, ठीक है। और लेकिन मैं सच्ची ये बात है कि थोड़े अरसे पहले तक मैं भी ये समझता था कि ये जो बलूचिस्तान की सारी मूवमेंट है, ये महरूमियों का एक रिएक्शन है।
पहले तो मैं ये वाजे कर दूं कि मैं कोई पंजाबीज़म, बलोचिज़म, पख्तूनिज़म इस पे बिलीव ही नहीं करता, ठीक है सर, ना किसी की डोमिनेंस पे यकीन रखता हूँ। फेयर सर। लेकिन किसी कोई पंजाबी बलोच को मारे इस बुनियाद पर कि वो बलोच है, या बलोच इस बुनियाद पर पंजाबी को मारे कि ये पंजाबी है, उस दिन से मुझे उनकी स्ट्रगल से इख्तलाफ पैदा हो गया। फेयर सर। जो बंदा, देखिए, रियासत में वायलेंस और वेपन का हक सिर्फ फौज के पास है, उनको लेजिटिमेट राइट है। जब आप रियासत के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो कि कोई दुनिया, इंग्लैंड कब नहीं बर्दाश्त करता, उन्होंने आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के साथ क्या किया, ठीक है, अमेरिका में क्या किया जाता है, नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। जिस बंदे ने वेपन उठा लिया है और उसने किसी एक बंदे को मारा है, उसको मार देते हैं, वो ना कोई उसका ट्रायल होता है। तो ये वायलेंस के ज़रिए नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स के ज़रिए बलोचों ने, सिंधियों ने और पख्तूनों ने 18वीं तरमीम करवा ली, विच इज़ सच ए मेजर विक्ट्री, और अब तक वफाक परेशान है। और उसके लिए क्या कोई वायलेंस की गई है? पॉलिटिक्स की गई ना, कि पंजाब की दोनों पार्टियां यानी पीपल्स पार्टी और नून, वो भी कन्विंस हो गए कि यार इनके साथ जुल्म हो रहा है, इन्होंने खुद राइट्स दिए उनको 18वीं तरमीम के जरिए, ठीक है। तो पॉलिटिक्स जो कि विदाउट वायलेंस है, दैट इज द ओनली वे टू सॉल्व द इश्यूज, ठीक है। बाकी ये जो वायलेंट ग्रुप्स हैं, जो वो अब उन्होंने बजाय इसके कि हथियार उठाने वालों को मारे, लड़ाई तो ये होती है जो भी गुरिल्ला वार्स होती हैं या इस तरह के ग्रुप होते हैं, वो जो उनसे लड़ता है उसको मारते हैं। जब मासूम शहरियों को, जो फरीक ही नहीं है इस लड़ाई में, जब उसको मारना शुरू कर दें तो फिर वो टेररिस्ट ग्रुप है। एग्जैक्टली। मैं सर इस डेफिनेशन से आपकी इत्तेफाक करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी को भी उसकी एथनिसिटी, रिलीजन या उसके किसी भी ग्रुप से ताल्लुक की बुनियाद पर, उसकी रेस की बुनियाद पर उसको नहीं मार सकते। और खास तौर पे अगर वो निहत्ता है तो आप दहशतगर्द हैं अगर आप हथियार उठा लेते हैं। देन यू आर नॉट फाइटिंग अ 100% इत्तेफाक वार है। ऑफ राइट्स। आप पे 100% इत्तेफाक भी है और मैं आपका मदा भी हूँ। नहीं नहीं सर। अब सर आखिरी सिर्फ सवाल सर, वो है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों जगह पर जो ऐसी तहरीकें जो राइट्स की बात करती थी वो बहुत पॉपुलर हुई, उनकी बड़ी फॉलोइंग बनी। और मुझे शायद उसकी एक वजह ये भी लगती है कि जब आपने पॉलिटिकल पार्टीज को डिसक्रेडिट किया तो लोगों का रुझान राइट्स मूवमेंट्स की तरफ हो गया। या जिस तरह ये बरादरियां मजबूत हो गई थी 85 के पार्टी लेस इलेक्शन की वजह से, और वो फिर कितनी देर वो चला आपको पता है जी। फिर बकायदा फौजी गवर्नमेंट ने उसको 85 को डिमोलिश किया जी, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्टेबल्स रहे फिर भी रहे। हालांकि फौज ने ये खुद महसूस किया कि 85 गलत था। यस। तो आपको क्या ये दुरुस्त लगती है रियासत की पॉलिसी कि हमने जो बड़ी बड़ी राइट्स मूवमेंट्स हैं हमने उनको ही दहशतगर्द डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, उन पर पाबंदियां हैं कि ये बैन कर दो इस जमात को या इस शख्सियत को? क्या ये हल है और ये स्टेबिलिटी लाएगा और ये जो वो एक सोच है उसको खत्म कर देगा सिर्फ पाबंदियां लगाने से? जो भी नॉन वायलेंट ग्रुप है ना पॉलिटिकल, उससे तो डायलॉग भी होना चाहिए और उसकी डेप्रिवेशन दूर भी होनी चाहिए। कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। कालेदम करार देना हल है? नहीं कोई देख कोई सोल्यूशन, कभी कोई कालदम हुआ है आज तक? आपने लश्कर तैयबा को कितनी बार कालदम करार दिया है पता नहीं वो कितने नए नामों से आ जाते हैं। कोई कालदम नहीं होता। कितनी जमातों को आपने नैप को किया था ना, तो वो और नए नाम से आ गए थे, ठीक है। तो वो जिसको मर्जी है आप कर देंगे। कालदम होना या ये छोटी बातें हैं। बात तो ये है कि देखो, अगर रियासत ने कायम रहना है, फेडरेशन ने कायम रहना है, तो इन सबको इंसाफ से बराबर के हकूक देने होंगे। ना कोई छोटा है ना बड़ा है। ये अलग बात है कि चूंकि पंजाब सबसे बड़ा है, ताकत इसके पास है, फौज इसके पास है, वसाइल इसके पास है, और जाहिर है जब ताकत, वसाइल और ये इख्तियार आ जाता है तो थोड़ा उससे ज़्यादतियाँ भी होती हैं। तो पंजाब को भी अपनी ज़्यादतियों को कम करने और दूसरों के जो महरूमियाँ हैं उनको दूर करने पर तवज्जो देनी, बट लिमिट टू बी
रिमेन एंटी वायलेंट। जब आप हथियार उठाएंगे तो फिर रियासत को चैलेंज करेंगे, फिर उसमें पॉलिटिक्स तो रहती नहीं है। देन ए वॉर एंसूज, ठीक है, तो वो वार में फिर कौन जीतेगा? जो ताकतवर होगा। आखिरी सियासी सवाल सर, वो शहबाज साहब क्या ये तारीख रकम कर सकते हैं कि वो 5 साल पूरे प्राइम मिनिस्टर रहे, पाकिस्तान के पहले सिविलियन प्राइम मिनिस्टर बने? दुआ है कि क़यामत तक उनका जो दौर है वो जारी रहे, पर मुझे हर वक्त डर लगा रहता है क़यामत ना जल्दी आ जाए। आप अपने जो दोस्त हैं, जो कि फिर हर एक के दोस्त होते हैं, मोहसिन नकवी साहब का किरदार बढ़ते हुए तो नहीं देख रहे? देखिए, मेरे तो वो दोस्त हैं, अगर उनका किरदार बढ़ेगा मैं खुश होऊंगा। और सब दोस्त खुश। जो दूसरी बात यह है कि भाई मैं ना उनकी सियासत करता हूँ ना मेरी सहाफ़त करते हैं। वो मेरे से मेरी सहाफ़त पे नाराज़ होते हैं, मुझे तो हक नहीं है उनकी सियासत पे नाराज़ होने का। मैं तो एक तनकीद कर सकते हैं दादा? नहीं, वो तो मेरी पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि मैं तो उनकी सियासत पे भी तनकीद करूं तो बुरा ठहरूंगा। मैं तो सियासत पे कुछ लिखता भी तो नाराज़ हो जाते हैं, तो मुझे सहना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों की बातें सहनी पड़ती हैं। बड़ा अरसा हमारी नाराज़गी चली, लेकिन अब ठीक हो गया मामला। लेकिन बुनियादी बात है कि ना मैं उनकी सियासत से 100% इत्तेफाक करता हूँ, ना वो मेरी सहाफ़त से 100% इत्तेफाक करते हैं। हम अब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय रखते हैं, दो मुख्तलिफ इंसान, दो मुख्तलिफ हमारी दोस्ती है, वो होती फिर हाँ। हम दोस्त होते हैं मुख्तलिफ सोच के भी। हाँ। लेकिन आपने एक आर्टिकल में लिखा था कि वो जब भी आपके साथ बैठते हैं तो वो आर्मी चीफ की वो सिफात बयान करते हैं कि वो कहते, वो कुछ अगर व्यूअर्स के लिए बताना चाहता कि हमें एक आइडिया हो कि आर्मी चीफ वैसे इंटरेक्ट नहीं करते मीडिया से माजी के जर्नलों की तरह, तो हमें उनकी एक प्रोफाइल का आइडिया नहीं होता कि किस किस्म की पर्सनैलिटी है। देखें फिर तो मेरी मोहसिन नकवी साहब से अच्छा ठीक है, हालिया अभी सुलह हुई है, ठीक है, आप दोबारा लड़ाना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। मैं कभी दोस्तों में लड़ाइयाँ नहीं करवाता था। एनीवे सुहेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और नहीं, आपके आने की मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू वेरी मच सर। टेक केयर सर। अल्लाह हाफिज़।